हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिद्धार्थ कृष्ण त्रिपाठी। मैं 2016 बैच से यूपी पीसीएस में चयनित हुआ हूँ और वर्तमान में ट्रेजरी ऑफिसर के पद पर हूँ। इसमें मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और मुझे फील्ड ट्रेनिंग के लिए या आप कहिए कि एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अभी उन्नाव में मेरी पोस्टिंग है, उन्नाव कोषागार में। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों के साथ अपनी तैयारी जो मैंने करी या मैंने क्या पढ़ाई करी, क्या नोट्स बनाया और तैयारी के दौरान किन किन चीज़ें का ध्यान रखना है आपको, ये सारी बातें मैं शेयर करूँगा। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसी क्वेश्चंस के आधार पे मैं मतलब जो जो के क्वेश्चंस की लिस्ट एक है कि एक नॉर्मल जो एक प्रिपरेशन के दौरान लोगों के दिमाग में होता है कि क्या क्या, जैसे कि आपने कैसे नोट्स बनाए या आपने नोट्स बनाए कि किताबों से पढ़े या फिर आपने कौन से बुक फॉलो करी, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। और इसके अलावा ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को जिन चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा, अगर इसके अलावा भी और कुछ जानना है तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और जब आप कहेंगे जितना भी मदद की ज़रूरत होगी मैं करने के लिए तैयार हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला एक कॉमन क्वेश्चन है कि आपकी स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन कैसी थी, सिर्फ पढ़ते थे या नोट्स बनाते थे या किताब में हाईलाइट करते थे। तो मैं आपको बताऊं, मैंने तैयारी अपनी शुरू करी थी 2014 में और तब मैं दिल्ली में रह के तैयारी किया करता था। उस समय एक्चुअली समय बहुत होता था क्योंकि कोई नौकरी नहीं थी उस टाइम, तैयारी ही करते थे, तो मैं नोट्स वगैरह बनाता था। बट जब मैंने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया तो उस समय मैं कस्टम्स डिपार्टमेंट में पोस्ट था, चेन्नई में मेरी पोस्टिंग थी। तो उस समय बहुत ज़्यादा समय नहीं होता था। तो मतलब बेसिकली होता क्या था, जैसे जो किताबें हैं मैं उसी में हाईलाइट करता था और नोट्स लेकिन उन चीज़ों का बनाना पड़ता है। जैसे कई चीज़ें किताब में नहीं मिलती हैं, आपको इंटरनेट के माध्यम से मिलती हैं, आजकल भी बहुत सारे मटेरियल आपको इंटरनेट पे ही मिलते हैं। तो उन सब सारी चीज़ों में छोटी छोटी नोट्स बनाना ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से। और अगला प्रश्न है जैसे कि आपके सोर्स क्या थे और बुक लिस्ट क्या थी। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आज के पैटर्न में जैसे कि अभी यूपी पीसीएस में जीएस के 4 पेपर हैं और प्री में भी जीएस का पेपर काफ़ी बदल चुका है। मतलब पहले जैसा पैटर्न आपने एनालाइज किया होगा, जो इस बार का प्री का पेपर था वो थोड़ा सा अलग तरीके का था। तो आपको मूल पुस्तकों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है और अच्छे से अध्ययन करना ज़रूरी है। आप ये अलग होकर नहीं चल सकते हैं कि ये मेंस के लिए है या प्री के लिए है। हाँ, बस एक चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं कि ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्री और मेंस की पढ़ाई में बहुत अंतर नहीं है जीएस के लिए। आपको एक साथ पढ़ते समय दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्री में ये चीज़ आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है, और मेंस में इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन नहीं भी बन सकता है तो इन चीज़ों को हम यूज़ कैसे करें अपने क्वेश्चन में। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लिया आप पढ़ रहे हैं, हिमालयन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि शिवालिक श्रेणी की रेंज क्या है या फिर मिडिल हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, चलिए कौन कौन से पीक आते हैं इसमें, कौन कौन सी जगह इसमें आती हैं प्री के लिए। लेकिन मेंस में भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप फैक्ट के साथ लिखते हैं, जैसा कि मेरा यूपीएससी का एक्सपीरियंस है और पीसीएस में तो अभी तक ऑब्जेक्टिव ही होता था, पिछली बार से सब्जेक्टिव पेपर शुरू हुआ है। लेकिन जैसा कि मेरा और भी सीनियर्स से और मेरा खुद का अनुभव रहा है कि अगर आप मेंस के आंसर में भी कुछ फैक्ट मतलब डाल सकें, मतलब कुछ जेन्युइन फैक्ट, तो वो बहुत ही फ़ायदा करता है आंसर में, मतलब उसकी मार्किंग में बहुत अंतर पड़ जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्री और मेंस की तैयारी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और बस थोड़ा सा एक चीज़ और हमें क्या ध्यान में रखनी है कि प्री के लिए, जैसे कि इसमें प्रश्न है कि आप प्री की पढ़ाई के लिए अलग से क्या फॉलो किए। तो इसी जब मूल पुस्तकों का आप अध्ययन कर रहे हैं, अपने मेन सोर्स को जब पढ़ रहे हैं, तो उसी के दौरान आपको क्वेश्चन पेपर देखने हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, यूपीएससी के भी, यूपीपीसीएस के भी। उन जब क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको एक बहुत मतलब अच्छा सा आइडिया लग जाएगा किसी टॉपिक के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें फ्रेम होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इसमें प्री में आते हैं, या फिर किस जगह की चीज़ें हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप भूल जा रहे हैं, बार बार तुमको हाईलाइट करना है। तो जो सबसे मतलब एक जेन्युइन सलाह मैं देना चाहता हूँ, ये जो मेरा खुद का भी अनुभव है और भी आपको बहुत सारे लोग ऐसा बताएंगे कि आप पेपर जरूर देखें पिछले सालों के, तैयारी करने से पहले। इवन मैं कहूँगा कि मेन आप बेस स्टार्ट करने से पहले ही प्री के पेपर को कम से कम जरूर देखें पिछले 5-6 सालों के। और अगर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं जो और भी आरओ का पेपर होता है और इसके अलावा लोअर पीसीएस वगैरह के भी पेपर हैं, तो
बेस सबके पैटर्न लगभग एक ही जैसे हैं। प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल का अंतर है। तो प्री आप पेपर जरूर देखें, और प्री की तैयारी के लिए भी और मेंस के लिए भी। मेंस के लिए भी आप जैसे पीसीएस के अभी जीएस के पेपर आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि एक ही साल का मेंस का पेपर हुआ है, लेकिन आप यूपीएससी के पेपर देख सकते हैं, उससे बहुत अच्छा आइडिया लगता है, जो तैयारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है पेपर का देखना। तो इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन है बुक लिस्ट। तो देखिए बुक लिस्ट जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, प्री और मेंस दोनों के लिए जैसे वो दोनों में ही पढ़ना है। अगर हम जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो मैंने फॉलो किया था वो एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था। एनसीईआरटी मैंने 11वीं 12वीं की पढ़ी थी, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों। और उसके अलावा मैंने बिपिन चंद्रा की किताब तो एक्चुअली थोड़ा सा बल्कि होती है, मतलब काफ़ी बड़ी थी, उसमें पॉइंट बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एक बुक थी स्पेक्ट्रम की, मॉडर्न इंडिया की आती है, शायद आप लोग जानते होंगे, राजीव अहिर की, वो मैंने फॉलो किया था, क्योंकि उसमें वो बिपिन चंद्रा की ही एक तरह की समरी बुक है, आप कह सकते हैं, मतलब उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप वो पढ़ सकें तो मतलब मेरे ख्याल से समय की बचत होती है, और काफ़ी अच्छे से उसमें दिया है, और मैंने इंग्लिश में पढ़ा था इस बुक को। उसके अलावा जैसे कि ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरी थोड़ा सा वीक थी बचपन से। तो मैंने एनसीईआरटी इसके लिए क्लास 6 से पढ़ना शुरू किया था, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और 11, 12 में भी 2 ही बुक पढ़ा था मैं, 2 बुक, जैसे एक फिजिकल ज्योग्राफी की है बुक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी करके, और एक इंडियन ज्योग्राफी की 12th की बुक है। तो ये मैंने पढ़ा था। इसके अलावा जो ज्योग्राफी में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल जैसे प्री के क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो मैप बेस्ड, एटलस बेस्ड पढ़ाई करना। जैसे कि एटलस अगर आपने जैसे अपने रूम में चिपका रखे हैं, मैप चिपका रखे हैं, पॉलिटिकल भी और ये फिजिकल मैप भी चिपका रखे हैं, तो उसको देखते रहना, और उसके हिसाब से जैसे लोकेशन का रहना कि भाई ये पीक कहाँ पे है, ये रिवर कहाँ पे है, हाँ, और ये शहर कहाँ पे है, कौन से किस मतलब कि इंडस्ट्रियल बेल्ट, जो इंडस्ट्रियल सिटी है वो कहाँ कहाँ है, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती हैं जब आप मैप में देखते रहते हैं, एटलस में देखते रहते हैं। तो इस चीज़ को भी मैं कहूँगा कि आप तैयारी के शुरू से ही इन चीज़ों को फॉलो करिए, और एटलस ज़रूर रख लीजिए। एटलस ना भी हो अगर आप, तो घर एक अपने स्टडी रूम में मैप कम से कम जरूर आप चिपका लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत बुक है जो सभी पढ़ते हैं, तो मैंने भी लक्ष्मीकांत बुक फॉलो किया था। इसके लिए मैंने एनसीईआरटी की कोई बुक नहीं पढ़ी थी। मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और इसके अलावा अगर हम आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किताबों का सोर्स नहीं है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, जो क्वेश्चन भी पूछते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो करंट से रिलेटेड ज़्यादा ही क्वेश्चन होते हैं, और जो चीज़ें अभी चल रही हैं। तो इसके लिए है कि आप अगर रेगुलर कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर से आप नोट्स बना सकते हैं। नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आजकल बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल, या फिर किसी भी आप कोई भी कोचिंग मटेरियल या कोई भी ऑनलाइन पोर्टल फॉलो कर रहे हैं, तो जो उनके नोट्स हैं, मैंने भी अपने तैयारी में किया था, जो कई सारे कोचिंग के मटेरियल मिल जाते थे, तो मैंने उनको ही फॉलो किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी यही है, आपको न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, और जो कोचिंग वगैरह के मटेरियल्स आपको या ऑनलाइन पोर्टल में मिलेंगे वही आप, क्योंकि उनकी बुक उस तरीके से नहीं है कि आप उनमें बुक में एक जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा, वैसा नहीं है। और इसके अलावा एथिक्स के लिए बात आती है, तो एथिक्स में जो मैंने फॉलो किया था वो लेक्सिकॉन की बुक थी, लेकिन अभी इस टाइम पे और भी अच्छी अच्छी बुक्स आ गई हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो एथिक्स में मुझे लगी कि अगर आप बुक्स नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो टर्म सिलेबस में दिए गए हैं उन्हीं टर्म्स को अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी 4-4, 5-5 लाइनें मिल जाएंगी उनके बारे में, मतलब डेफिनेशन मिल जाएगी, कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है एथिक्स के पेपर में, मुझे लगता है कि अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन का केस स्टडी नहीं भी है, जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन का, जैसे मान लिया ऑनेस्टी इंटीग्रिटी ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 2 लाइन डेफिनेशन लिखने के बाद अगर आप कोई एग्जाम्पल कोट कर देते हैं, एग्जाम्पल जैसे किसी पर्सनालिटी के कोट कर दिया, जैसे आपको इंटीग्रिटी या ऑनेस्टी आया, आप सरदार पटेल का नाम उसमें एक लाइन में एग्जाम्पल में कोट कर दिए कि सरदार पटेल अपनी इंटीग्रिटी के लिए जाने जाते थे, ऑनेस्टी के लिए से महात्मा गांधी, कोई भी मतलब बड़े आदमियों का एग्जाम्पल, और बड़े आदमियों का एग्जाम्पल नहीं भी याद आ रहा है, तो अगर आपको कुछ अपने से आप कोट कर सकें कोई ऐसी चीज़ें, तो मुझे लगता है वो बहुत हेल्पफुल होती है। और इस चीज़ की प्रैक्टिस लेकिन हमें थोड़ा पहले से करनी पड़ेगी एथिक्स के लिए, और इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। मैंने यूपीएससी में भी अपने मैं 4 अटेम्प्ट दिया मेंस का, उससे मुझे लगा कि जो है मार्क्स में
इसका अंतर पड़ता है। हालांकि बाद के अटेम्प्ट में मैं इस चीज़ को समझ पाया कि इसमें जो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे हैं उसमें भी हमें एग्जाम्पल कोट करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर किताब नहीं भी है तो आप आजकल नेट पे सर्च कर सकते हैं, सारे डेफिनेशन उनकी एक दो दो लाइन की आपको मिल जाएंगी, उनको कहीं नोट करके रख लें। और उससे अच्छा कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि मटेरियल पढ़ने से आपको याद भी नहीं रहता है और चीज़ें बड़ी मिक्सअप हो जाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जैसे कि है एस्से के लिए क्या किया। एस्से के लिए भी एक मैं आपको खास बात बताऊं, एस्से को मतलब ऐसा भी नहीं है कि प्योर ये जीएस का हमें आंसर लिखना है, और ऐसा भी नहीं कि कोई फिलोसफिकल मतलब एक तरीके से कोई फिलोसफिकल थॉट हमें बहुत सारे लिखने हैं। इसमें मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे शुरू के अटेम्प्ट में नंबर कम आए थे इससे में, क्योंकि तब मैं ये समझता था कि इससे है तो कुछ भी लिखते जाओ, जो इससे रिलेटेड आ रहा है लिखते जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। एस्से का एक स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले तो आप एस्से के लिए, मैंने भी किया था और आप भी बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जैसे आपको एस्से आ रहा है, भले कितना भी कम समय लग रहा है, लेकिन आप पहले 5-7 मिनट एक रफ स्ट्रक्चर बना लीजिए। बैक साइड में रफ पेज पे जो लास्ट में पेज होता है उसमें रफ स्ट्रक्चर बना के पॉइंट सोच लीजिए कुछ कुछ। तो वो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है, वो आपको करना है, लेकिन इसके लिए पहले से आपको तैयार रहना है। तो कुछ टॉपिक बहुत ही कॉमन है, देखिए उनसे रिलेटेड, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट तैयार रखने हैं अपने। विमेन की कंडीशन हो गई, रूरल हमारा रूरल इंडिया हो गया, इन सब में कुछ कुछ पॉइंट आपको तैयार रखने हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लिया हम एग्रीकल्चर कर लेते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको कितने % पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में लगी हुई है, हाँ कितने % प्रोडक्टिविटी हमारी इंडिया की क्या है बाकी कंपेयर में, कितनी कल्टिवेबल लैंड है हमारे यहाँ, और क्या क्या जो है इरिगेशन के क्या क्या मेजर हैं, और नई चीज़ें क्या होंगी। कुछ चीज़ें आपको अगर आप पहले से तैयार रहेंगी तो मुझे लगता है इसका बहुत फ़ायदा मिलता है और आपकी स्पीड अपने आप अच्छी हो जाती है। नहीं होता क्या है एग्ज़ाम के टाइम में इससे भी, क्योंकि बहुत लंबा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि 5-6 पेज बनने हैं, तो फिर हम कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ भी जो मन में आ रहा है लिखते आते हैं, और वो चीज़ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में भी नहीं आती है और कुछ उसमें फैक्ट भी नहीं होता है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि थोड़े बहुत फैक्ट डेटा होने चाहिए इससे में, और कुछ कोई कोट वगैरह अगर आपका तैयार है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भी है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। बट थोड़े बहुत फैक्ट कुछ टॉपिक के जरूर आप तैयार रखिए, मतलब जो जो 5-6 टॉपिक हैं, और कुछ करंट की चीज़ों को जरूर उसमें आप जोड़िए। और ये मत सोचिए कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बहुत सारे फैक्ट ही नहीं आ जाने चाहिए, बहुत सारे नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत फैक्ट आने चाहिए और ज़रूर आने चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज़ है, इससे में बहुत पेज भरने का मतलब नहीं है। अगर आप 3 पेज का इससे भी, मतलब ज़्यादातर इससे के देखिए स्ट्रक्चर हमारा वो जो पूछ रहा है सबसे पहले उस पर हमें स्टिक रहना है, और एक समस्या समाधान का ओरिएंटेशन लेकर के कि इसमें फ्यूचर वे फॉरवर्ड क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज़ इससे में आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है, 1 या 2 पैराग्राफ में, और कंक्लूजन एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचर में मतलब कि फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए कि भाई फ्यूचर में और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के बारे में है, आपने टेस्ट सीरीज लगाई, इसका क्या फ़ायदा हुआ। तो देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, जब मैं दिल्ली में रहकर तैयारी करता था तो उस टाइम पे मैंने केवल फिलोसफी की टेस्ट सीरीज लगाई थी, जीएस की नहीं लगाई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ, इसलिए मेरे पास समय की कमी थी, मैं उसमें पढ़ नहीं पाया था इसलिए नहीं लगाई थी। टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल से फ़ायदा मिलता है मेंस के अभी के पैटर्न में, जीएस में अगर आप यूपीपीसीएस के संदर्भ में बात करें तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्ज़ाम में होता क्या है कि आप लिख ही नहीं पाते हैं, आप 14-15 क्वेश्चन से ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो समय का ध्यान नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज अगर आप लगा सकें, लेकिन अगर आप पैसा नहीं ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप जा के कोचिंग सेंटर में ये टेस्ट सीरीज लिखिए। आप अपने घर में बैठ करके पेपर ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारे अवेलेबल हैं, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कि भाई 10 मिनट में एक क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करें, हम ये चीज़ देख सकते हैं। और अपने साथियों से, अपने फ्रेंड से आप उसको रिव्यू के लिए कि भाई आप मेरा चेक करिए, मैं आपका चेक करूँ, आप इसमें कमी बताइए, ये चीज़ कर सकते हैं। और ये अगर आप, तो वही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप कोचिंग में टेस्ट सीरीज नहीं भी लगा पाते हैं तो घर में ज़रूर क्वेश्चन लिखिए, ज़रूर लिखिए। और ऐसी कुछ गलतियाँ, ऐसे मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं एक्सेप्ट करूँगा कि यूपीएससी में थोड़ी बहुत जो कमी रह गई, मैं नहीं क्लियर कर पाया अभी तक, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मैंने क्वेश्चंस के आंसर नहीं, प्रैक्टिस नहीं करी है लिखने का। मैं देखते से हमेशा ही लगता है प्री के बाद समय बहुत कम है, और पढ़ लेते हैं। तो इसलिए प्री के पहले ही, प्री के 3-4 महीने पहले जब आप एक तैयारी 1 साल का टारगेट लेकर रहे हैं, तभी आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा
जैसे कि क्वेश्चन है, घंटे के हिसाब से पढ़ना उचित है या फिर टारगेट के हिसाब से। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये किताबों में बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि अब 12 घंटे पढ़ लिए, 14 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए, या फिर कई टॉपर को आपने ऐसे भी सुना होगा कि अरे हम तो 2 ही घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे में ही, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 4 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जितना आप पढ़ सकें, जितना आपके पास समय हो, और जितने में मेंटल प्रेशर ना हो, आपका मेंटल स्ट्रेस ना हो, ऐसा ना हो कि आप पढ़े जा रहे हैं, पुराना भूल जा रहे हैं। तो आपको अपने हिसाब से तय करना है, और ये चीज़ आपको कोई नहीं बता सकता कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, क्योंकि सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। कोई 5 घंटे भी पढ़ता है, कोई 6 घंटे पढ़ता है, कोई उसी चीज़ को 8 घंटे पढ़ लगा देता है, कोई उसी चीज़ को 2 घंटे पढ़ता है लेकिन ज़्यादा याद रखता है। तो ये आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करना है। और मेरा मानना है कि अगर आपके पास समय है तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, बोर हो गए तो दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए। तो अगर जो लोग जॉब में हैं उनके लिए तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है, तो आप उनका, जो लोग खाली हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर जॉब में नहीं है तो आप, मतलब ऐसा नहीं कि 6 घंटे पढ़ लिए बंद कर देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं तो पता चला अगले दिन आपको याद ही नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को आप खुद अच्छे से जानते हैं, आपको कितना समय देना है, और आप कितने समय कोई चीज़ दे करके याद रख पाते हैं, और कितनी चीज़ें आप भूल जाते हैं, तो उसको आपको दोबारा पढ़ना है। उसके अलावा जैसे क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट आपका क्या था, तो मेरा सब्जेक्ट फिलॉसफी था, और यूपीपीसीएस में मैंने एक एडिशनल सब्जेक्ट सोशल वर्क लिया था, क्योंकि सोशल वर्क में सिलेबस काफ़ी छोटा था, तो मैंने वो चूज़ किया था। और वैसे मेन सब्जेक्ट मेरा फिलॉसफी था। फिलॉसफी के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी पतंजलि की। और उसके अलावा मैंने, अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो मुझे लगता है पतंजलि के नोट्स काफ़ी हेल्पफुल हैं, जो प्रिंटेड मटेरियल उनके मिलते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप मेन बुक पढ़ के समझ सकें तो बहुत अच्छा है। अगर आप मेन बुक पढ़ें, जैसा कि मैं आपको बताऊं, मेरे पास समय की कमी थी, शुरू में मैंने पहले तैयारी में पढ़ी थी, बाद में मैं नौकरी में आ गया तो मेरे पास समय नहीं था इतना ज़्यादा। तो मैंने जो अपनी क्लास नोट्स थी और जो प्रिंटेड नोट्स थे हमारी कोचिंग के पतंजलि के, मैंने वही फॉलो किया था। और उसके अलावा पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर थे उनके क्वेश्चंस देख के उनके आंसर तैयार किए थे। तो उसके अलावा है, लिखने का अभ्यास कैसे करें। देखिए, एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, जीएस में क्वेश्चन आंसर लिखना और सब्जेक्ट में, खासकर फिलॉसफी में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है अगर आपको, जैसे जीएस में क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत आ रहा है किसी क्वेश्चन के बारे में तो आप कुछ लिख देते हैं, लेकिन फिलॉसफी में ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में नहीं आ रहा है तो आप उसमें बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, और लिखेंगे तो बिल्कुल 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि एक अलग उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, और एक अलग तरीके की, मतलब एक स्ट्रक्चरिंग उसकी अलग है, एक तरह से समझिए आप। तो सबसे पहले पढ़ना जरूरी है, पूरा अच्छे से सिलेबस कवर करना जरूरी है, उसके बाद आप लिखने का अभ्यास करिए। मेरा ऐसा मानना है, कम से कम एक बार आपको पढ़ा होना चाहिए सिलेबस पूरा। और लिखने का अभ्यास एक फिलॉसफी के जैसे एक बहुत ही, मतलब बाकी सब्जेक्ट से जो अलग मुझे लगता है, कि आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर उसका काउंटर व्यू नहीं भी पूछ रहा है तो आपको काउंटर व्यू जरूर देना है। हालांकि ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि मुझे 1-2 अटेम्प्ट के बाद ज़्यादा क्लियर हुई, खासकर यूपीपीसीएस के लिए जब मैं दिया शुरू में, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग आंसर आते थे, छोटे वाले आंसर नहीं आते थे, मतलब कि जो उनका प्रैक्टिस जब मैं करता था। तो अभी जैसे जो पैटर्न है यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में तो बहुत पहले से है, तो अगर 10 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी आ रहा है फिर भी आप कोशिश करिए कि 2-3 लाइन का उसमें काउंटर व्यू जरूर दे दीजिए आप। मतलब अगर नहीं भी पूछा है, जैसे क्रिटिकली एनालिसिस पूछा है, तब तो आपको लिखना ही है 50% 40% आपको उसका काउंटर व्यू लिखना है। लेकिन अगर क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए नहीं भी बोल रहा है, फिर भी आप 2-3 लाइन में काउंटर व्यू दीजिए, फिलॉसफी के लिए बहुत जरूरी है। और एक चीज़ है कि अगर आप कंपेयर कर सकिए, जैसे कि कोई चीज़ इंडियन फिलोसफी की पूछी है, उसको सेम व्यू या उसका काउंटर व्यू आपको कहीं मिल रहा है वेस्टर्न फिलोसफी में, तो वो चीज़ अगर आप कोट कर सकिए तो बहुत अच्छा है। और उसके अलावा फिलोसफी के सेकंड पेपर के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड पेपर में फर्स्ट पेपर की चीज़ें यूज़ करनी है। फर्स्ट पेपर की कैसे, जैसे कि आपको मान लिया रिलीजन के बारे में पूछ रहा है, तो आप जिन जिन फिलोसफर का व्यू जानते हैं रिलीजन के बारे में, जैसे बुद्धिज्म का व्यू जानते हैं या चारवाको के बारे में जानते हैं कि भाई उनका कुछ मानना नहीं है, या फिर किसी वेस्टर्न फिलोसफी को ले लीजिए, कांट का क्या व्यू था। अगर आपके पास स्पेस है और आपको जगह है लिखने की, नहीं भी है, फिर भी आप एक एक लाइन में उनका व्यू 2-3 बड़े फिलोसफर का जरूर लिखिए, क्योंकि सेकंड पेपर में नंबर मिलने का यही सबसे बड़ा मतलब तरीका कहिए, और पुराने लोगों का तजुर्बा भी यही है कि फर्स्ट पेपर की चीज़ों को इंक्लूड करना, फर्स्ट पेपर के थिंकर को, फर्स्ट पेपर के फिलोसफर को उसमें लेके आना। कहीं ना कहीं उनको ये क्वेश्चन में 2-3 लोगों का नाम, जैसे कि अब
मान लीजिए आपसे सोल के बारे में पूछ रहा है, सोल के एग्जिस्टेंस के बारे में पेपर 2 का क्वेश्चन है फिलोसफी के, तो आपको पेपर 1 में जैसे आपने पढ़ा है बुद्धिज्म का क्या व्यू था सोल के बारे में, हाँ, चारवाक का क्या व्यू था सोल के बारे में, या फिर वेदांत फिलोसफी में जो है शंकराचार्य जी का क्या व्यू था, उन सबको एक एक लाइन में आप लिख सकते हैं। इसका बहुत फर्क पड़ता है, और हर क्वेश्चन में अगर एक एक 2-2 नंबर आपके एक्स्ट्रा आ जा रहे हैं इनके कारण, तो आप समझिए आपके 20-25 नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो कि सिलेक्शन के लिए बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कौन सा सेक्शन सेलेक्ट किया एग्जाम में, अच्छा जैसे फिलोसफी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि टीचर्स लोगों ने और सीनियर्स ने बताया था कि अगर आप कोशिश करिए इंडियंस, जैसे हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं 2-2 से, तो मेनली इंडियन और वेस्टर्न में 2 पार्ट में डिवाइड होता है ये। तो अगर आप कोशिश कर सकिए, अगर आपको आ रहा है इंडियन से ट्राई करिए 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, 2 पार्ट वेस्टर्न से, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, और एक मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, देखिए मैं आपको भी बता दूं, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे फ्रेंड्स लोगों का, इंडियन पोर्शन से ट्राई करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं लिखने के लिए। और तैयारी शुरू करने में स्टार्टिंग में लोग इंडियन फिलोसफी बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि शुरू करता है आदमी तो 60-70% टाइम इंडियन फिलोसफी पढ़ता रहता है, तो कहीं ना कहीं उस पर कमांड आपकी अच्छी होती है। तो आप इंडियन फिलोसफी के अगर कोशिश करिए 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी बातें करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये आपके गौरव सर ने मुझे भेजे हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबके आंसर इतने छोटे वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा आपके इस चैनल पे, मिशन गुरुकुल पे। आप और भी अगर किसी जानकारी लेना चाहते हैं, सर्विस रिलेटेड जानकारी को आगे भी जो अपने एक्सपीरियंस होंगे शेयर करूँगा, और भी डिटेल अगर फिलोसफी, सोशल वर्क या जीएस में कहीं भी आप मैं कमेंट करिएगा, ज़रूरत होगी तो बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ। और अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।